नमस्कार साथियों, सिविल सेवा मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आपके सामने हम लोग आज हैं लेक्चर नंबर 5 लेकर के। ठीक है, जो कि हमारा पीवाईक्यू सीरीज जो हमारा संग्रह चल रहा है उसके अंदर लेक्चर नंबर 5 है। और ये एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग मौर्यन और पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। लगातार इससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है और खास करके हमने देखा है 71वीं बीपीएससी में 71st बीपीएससी में 2 क्वेश्चन पूछा गया है पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री से। तो हम लोग को देखना है कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है और खास करके इसमें कंफ्यूजिंग रहता है कई बार कि इसके बाद कौन डायनेस्टी आया, फाउंडर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, कॉइन्स के बारे में। तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। और बीपीएससी के अलावा और भी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, अलग अलग एग्जाम, सीसी के अलावा सीडीपीओ, एआरओ, असिस्टेंट टीचर, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और उसके आसपास जो थीम, इंपॉर्टेंट थीम्स है, हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि हु रिकॉग्नाइज चंद्रकोटस एंड चंद्रगुप्त मौर्य। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रकोटस के नाम से पहचाना? ठीक है, तो ये विलियम जोन्स ने पहचाना था। ठीक है, विलियम जोन्स, जहां तक बात है, विलियम जोन्स जो थे वो किसके मेंबर थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर थे। और इन्होंने ही पहली बार पहचाना था कि चंद्रकोटस जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो विलियम जोन्स के लिए इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब ध्यान देने की इसमें बात क्या है कि जो चंद्रकोटस वर्ड है, ये जो है चंद्रकोटस वर्ड, ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसको पहचाना किसने? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि ये नाम दिया किसने, ये नाम लिया किसने? तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रीक राइटर्स थे, स्ट्रेबो, जस्टिस और प्लिनी, ठीक है, ये जो ग्रीक राइटर्स थे, स्ट्रेबो, जस्टिस और प्लिनी, इन लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ जो लैटिन राइटर्स थे, जैसे प्लूटार्क, इन्होंने इसको कहा एंड्रोकोटस। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ध्यान रखिए कि जो ग्रीक राइटर्स थे उन्होंने कहा सेंड्रोकोटस, जैसे कि स्ट्रेबो, जस्टिस, प्लिनी, ये लोगों ने। और जो लैटिन राइटर्स थे उन्होंने प्लूटार्क, जैसे प्लूटार्क, उन्होंने कहा एंड्रोकोटस। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसको पहचाना था विलियम जोन्स ने, जो कि कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर थे। एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन। पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में हमें हमारे पास वर्णन कहाँ उपलब्ध है? अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास कंफ्लिक्टिंग ऑप्शन है। अर्थशास्त्र भी पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बात करता है और इंडिका की बात करता है। लेकिन चूंकि पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में पूछा है तो सबसे डायरेक्ट रेफरेंस हम लोग को इंडिका मिलता है, जहां पे हम देखते हैं कि 6 कमिटी थी कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स, जो इसको रन करता था। 6x5, ध्यान रखेंगे, 6 समितियां और 5 मेंबर की एक बोर्ड था, वही पाटलिपुत्र का प्रशासन को चलाता था। इंडिका में इसके बारे में लिखा हुआ है। हालांकि अर्थशास्त्र में भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो मेगास्थनी का जो इंडिका वो दिखाता है कि पाटलिपुत्र में 6 कमिटियां थी, इसमें 5 मेंबर थे और वही प्रशासन को चलाते थे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो ये 15, इसमें 15 चैप्टर्स थे, टोटल 15 चैप्टर्स थे, 15 बुक का, उसमें टोटल 150 चैप्टर्स थे, इसको ध्यान रखेंगे। और ये अलग अलग चीजें, जैसे गवर्नेंस, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी, मिलिट्री वॉर, अब इसके अंदर अलग, जैसे इसके अंदर मंडल सिद्धांत आ जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसको हम लोग कहते हैं स्टेट क्राफ्ट। ठीक है, राजतंत्र की जो नीति थी उसको ये दर्शाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग खास करके प्रशासन की बात करें, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उसका जिक्र हम लोग को मेगास्थनीज की इंडिका बुक में मिलता है। हालांकि इंडिका बुक जो है ये, इसका ओरिजिनल कॉपी लॉस्ट हो चुका है, ये नहीं मिला हम लोग को। लेकिन हम अलग अलग जो हमारे पास जो स्कॉलर्स थे उनके जो उन्होंने जो एरियन, स्ट्रेबो, डिडोरियस, इन्होंने जो रेफरेंस दिया है उसका, उससे हम लोग को इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये कौन थे? मेगास्थनीज कौन थे? वो हमारे ग्रीक शासक जो सेलेकस निकेटर थे, उनके एम्बेसडर बन करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, उन्होंने किताब लिखी, इसका नाम था इंडिका। ठीक है, इस किताब में उस समय के मौर्य प्रशासन, मौर्य समाज के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। ठीक है,
इसको हम लोग को ध्यान देना है। इसके बारे में क्या क्या, पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक बहुत ही प्राचीन और एक बहुत ही बड़ा शहर था, ये उन्होंने बताया है। उसकी भव्यता के बारे में बताया है, नगर प्रशासन व्यवस्था के बारे में, प्रशासन के बारे में बताया है, ठीक है। और जो ओरिजिनल जो किताब था वो उसका वो खो चुका है। हम लोग जो रेफरेंस उनको देखते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और प्रशासन के बारे में क्या बोला है ध्यान रखेंगे, हमने बताया था आपको 6 कमेटी थी कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स ईच, और वही पाटलिपुत्रा को रन करती थी। इसके अलावा भारतीय समाज के बारे में उन्होंने लिखा है कि भारतीय समाज में 7 कास्ट थे, 7 कास्ट वेयर इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है। फिलोसफर्स, फार्मर्स, हर्ट्समैन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, सोल्जर्स, ओवरसीयर्स एंड काउंसलर्स एंड एडवाइजर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्होंने स्लेवरी के बारे में भी लिखा है कि इंडिया में स्लेवरी एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि स्लेवरी इंडिया में था, तो उनका जो रेफरेंस था वो वेस्ट में जो उन्होंने देखा था स्लेवरी को लीगलाइज टर्म में, वो इंडिया में नहीं था, इसलिए उनको लगा कि इंडिया में स्लेवरी नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये मेगा सीरीज के बारे में हम लोग के पास एक डेटा हो गया। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच डिस्क्रिप्शन इज कलिंगा विक्ट्री मेंशन्ड, ठीक है। ये अशोक के कंटेक्स्ट में पूछा गया था। अशोक का जो 13वां अभिलेख था, 13th जो मेजर रॉक एडिक्ट है, उसमें कलिंग विजय के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अशोक के बारे में पूछा गया, इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, इसमें कि 13th रॉक एडिक्ट जो हमारा है वो कलिंग विजय के बारे में बताता है, ठीक है। तो अशोक के कुल 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे, हम लोग देख लेते हैं उनको। 14 मेजर रॉक एडिक्ट थे, और कौन कौन से क्या क्या दर्शाता हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो 13वां हम लोगों ने देख लिया कि 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग वार के बारे में है, ठीक है। और इनके जो ग्रीक जो रूलर थे, जो इसके समकालीन थे, उनका भी नाम लिखा है, और कुछ साउथ इंडियन डायनेस्टी का नाम लिखा है। तो ध्यान देंगे 13वां जो अभिलेख है उस सबसे बड़ा और सबसे डिटेल में अभिलेख है। इसमें कलिंग वार के बारे में चर्चा है, इसके समकालीन जो शासक है उनके बारे में चर्चा है, और जो साउथ इंडिया के जो डायनेस्टीज हैं उनके बारे में भी चर्चा है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला जो रेट है वो एनिमल स्लॉटर को बैन करता है, मतलब पशु बलि के खिलाफ है। दूसरा जो है वो इसमें भी साउथ के रूलर्स का नाम लिखा हुआ है, और ग्रीक रूलर एंटियोस का नाम लिखा हुआ है। तीसरा प्रशासन के बारे में दिया हुआ है, रजुकास। चौथा के बारे में धम्म घोष, मतलब कि वो बेरी घोष वाज रिप्लेस्ड बाय धम्म घोष, मतलब वो धम्म को अपनाता है, इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। पांचवा में धम्म महामात्राज के बारे में है, जो जिनका काम था धम्म को फैलाना, ठीक है। इस तरह से उनके अलग अलग अभिलेख है जिनका अलग अलग, लेकिन ध्यान देना है इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है 13वां अभिलेख, जिसमें कलिंग युद्ध के बारे में है, उनके समकालीन शासकों के बारे में है, और साउथ इंडियन डायनेस्टीज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जिसमें हम दिखा सकते हैं कि अशोक के हमारे पास अलग अलग रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि जो पूरा इलाका है, खास करके जैसे ये देखिए नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले कहाँ, कांधार में, मानसेरा में, शाहबाजगढ़ी में। ये पूछ सकता है कहाँ है, अभी ये पाकिस्तान में है, ये इलाका ये पाकिस्तान में है, ये अफगानिस्तान में है, ठीक है। कालसी मिला है मेजर रॉक एडिक्ट, ये कहाँ है, ये उत्तराखंड के देहरादून के पास है, उत्तराखंड देहरादून। तोपर दिल्ली मेरठ डिस्क्रिप्शन जो है तोपर मेरठ वहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए रुमिनदेई, तो रुमिनदेई कहाँ है, ये नेपाल के लुम्बिनी में है, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। रामपुरवा बिहार में है, बाकी ये सब बिहार में है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि मैप पे एक बार देख लीजिएगा, तो आप लोग के लिए आसान होगा कि उसको अगर मैच द फॉलोइंग जगह पूछ दिया, जैसे सारनाथ यूपी में है, ठीक है, गुर्जर राजस्थान में है, बाबरू भैरत ये भी राजस्थान में है। उसके बाद देख लीजिए गिरनार गुजरात हो गया, ठीक है। और जो अलग अलग जो पूछा गया, जोगाड़ा ओडिशा हो गया, ये ओडिशा। अब देख लीजिए उदगेलम, नेत्तूर, ठीक है, ये सब आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उदगेलम, नेत्तूर, ब्रह्मगिरी ये सब कर्नाटक आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाकों में पड़ता है। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपको मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ सकता है। इंस्क्रिप्शन का नाम एक तरफ रहेगा, 1 2 3, और प्लेसेस अभी वो कहाँ पे है, तो आप एक बार मैप देख करके उनको लोकेट कर सकते हैं कि वो प्लेसेस कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से रेफर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में। और ये भी दर्शाता है कि उसमें ज्योग्राफिकल एरिया अशोक के अंदर कहाँ से कहाँ तक था। हमारा पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो इसके अंदर था,
खास करके बस नीचे का जो इलाका था ना, ध्यान दीजिएगा, नीचे के जो कुछ स्टेट्स थे यहाँ पे कंट्रोल नहीं था। चोला चेरा पांड्या जो उस समय थे वो, और ये श्रीलंका, ये अशोक के क्षेत्र से बाहर था, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है वो अशोक के कंट्रोल में था, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश का जो हिस्सा है, पूरा नेपाल का हिस्सा, ये सब हमारे कंट्रोल में था, लेकिन ये हिस्सा जो था वो अशोक के कंट्रोल से बाहर था, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ मगध, अशोक द्वारा स्वयं को मगध का सम्राट घोषित करने वाला एकमात्र स्तंभ कौन सा है? अब देखिए, क्वीन पिलर तो नहीं होगा, उसमें क्वीन के बारे में है। लुम्बिनी पिलर जो है ये अशोक जाता है लुम्बिनी, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, और वहां के बारे में लिखा जाता है कि वहां उन्होंने कर को लगभग माफ कर दिया और कर को कम करके 1/8 कर दिया था, और कुछ कर को माफ कर दिया था। तो लुम्बिनी पिलर जो है वो अशोक का जो विजिट है बुद्ध के बर्थ प्लेस पे, उसके बारे में दर्शाता है, ठीक है। मास्की का जो पिलर है ये, इसमें अशोक का नाम लिखा हुआ है, अशोक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो भाबरू पिलर है ये दर्शाता है जहां वो मगध का राजा, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये प्राकृत में लिखा हुआ है पियदस्सी राजा मगध, पियदस्सी राजा मगध, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। और मास्की वाले नाम में क्या लिखा हुआ है, मास्की में नाम अशोक क्या लिखा हुआ है, अशोक पियदस्सी, अशोक पियदस्सी। तो ध्यान देंगे, नाम लिखा हुआ है मास्की में, और मगध का राजा लिखा हुआ है भाबरू बैरत में। चलिए आगे देखते हैं। भाबरू बैरत हमारा जो एडिक्ट है वो हाँ चलिए, जो भाबरू शिलालेख है वो अशोक स्वयं को मगध का राजा कहता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है भाबरू बैरत में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिला, राजस्थान में मिला है। तो पियदस्सी राजा मगध, हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि ये भाबरू बैरत में लिखा हुआ है। और 4 अभिलेख ऐसे जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ है, इसे मास्की, गुर्जर, नेतुर और उदगेलम, ये चारों अभिलेख में अशोक का नाम पियदस्सी राजा अशोक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, देव नाम पिय या फिर यही टाइटल वो यूज करता था, आपको ध्यान रखना है, पियदस्सी या देव नाम पिय, ठीक है। ये जो टाइटल वो यूज करता था। तो ध्यान देना है कि मगध का राजा भाबरू बैरत में है, और अशोक को खुद का नाम है मास्की, गुर्जर, नेतुर, उदगेलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। मास्की कर्नाटक में है, गुर्जर एमपी में है, नेतुर कर्नाटक में है, उदगेलम आंध्र में है। जगह भी ध्यान रखेंगे, मास्की कर्नाटक, गुर्जर एमपी, नेतुर कर्नाटक और उदगेलम आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका वर रेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, सबसे पहली बार अशोक के इंस्क्रिप्शन को किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है, 1837 में। और उसके बाद ही हम लोग डेसिफर कर पाए थे इंस्क्रिप्शन को, और रिलेट कर पाए थे कि जो पियदस्सी नाम से जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो राजा अशोक का है, ठीक है। इसके बारे में हमारे पास कुछ डिटेल है, ठीक है। 2-3 चीज है। सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप जो है वो 1837 में हमारे अशोक के इंस्क्रिप्शन को डिसिफर करते हैं। उसका हम लोग को पता चलता है कि जो पियदस्सी नाम से जो हमें अभिलेख मिले हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, वो राजा अशोक के हैं, ठीक है। इसमें ध्यान देने की बात क्या है वो देख लेते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि लैंग्वेज जो इसमें यूज किया गया वो प्राकृत है। ध्यान देना है कि लैंग्वेज जो यूज किया गया इस पूरे अभिलेख में वो प्राकृत है, ठीक है। और स्क्रिप्ट यूज किया गया है वो क्षेत्र पे डिपेंड करता है। जैसे ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है वो लगभग सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज किया गया है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी को यूज किया गया है, और वेस्ट में ग्रीक और अरामाइक को यूज किया गया, ठीक है। और खरोष्टी लिपि जो है इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग इसको राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि किसने किया, कब किया, लैंग्वेज क्या था, स्क्रिप्ट क्या क्या था, कहाँ कहाँ था, और कौन से स्क्रिप्ट को हम लोग राइट से लेफ्ट लिखते हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चन कवर हो गया हम लोग का कि जेम्स प्रिंसेप ने डिसिफर किया 1837 में, प्राकृत लैंग्वेज था, और खरोष्टी हमारा ब्राह्मी स्क्रिप्ट था सेंट्रल ईस्ट इंडिया में, ग्रीक अरामाइक था वेस्ट में, और खरोष्टी था नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर एग्जाम से पूछते इसलिए हमने इसको दिखा दिया आपको। क्वेश्चन सीडीपी में पूछा हुआ है। ये हो जाएंगे हमारे अंतिम शासक थे बृहद्रथ। बृहद्रथ थे जिनकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग कौन थे? ये इनके मिलिट्री कमांडर थे। ये जब गए थे मिलिट्री रिव्यू करने के लिए तो इन्होंने इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर वाज लार्जली ड्यू टू द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अशोकास पॉलिसी। हु बिलीव्ड इन दिस फैक्ट? मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण अशोक की नीतियां के आर्थिक परिणाम थे। इस तथ्य में किसका विश्वास था? तो स्कॉलर जो हमारे पास रोमिला थापर है, इनका विश्वास इसी में था। इनने एक पुस्तक लिखी है, इनकी पुस्तक का नाम है द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज। द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज। उस पुस्तक में इन्होंने इस पे गहन चर्चा किया है और कहा है कि जो अशोका का जो धम्म का पॉलिसी था उसका आर्थिक कंसिक्वेंस हम लोग को दिखाता है कि मौर्य एम्पायर क्यों पतन हुआ। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। इस पुस्तक का नाम भी द डिक्लेरेशन ऑफ मौर्याज, और रोमिला थापर ने इस बात को रखा है। रोमिला थापर ने इस बात को रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 71 यूपीएससी में पूछा गया है। हमने आपको कहा था इस बार पोस्ट मौर्य से 2 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखिए, पूछा गया है कि इन डायनेस्टीज को, प्राचीन भारतीय डायनेस्टीज को अरेंज कीजिए। पहले कौन था, बाद में कौन था? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन था? हमारे पास सबसे पहले मौर्य था। उसके बाद मौर्य के बाद कौन आया? शुंगा आया सेकंड। तीसरे नंबर पे शुंग के बाद कौन आता है? कर्ण आता है वंश। उसके बाद कुषाण आता है। ठीक है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया 2 1 4 3। लेकिन यहां से और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि इन डायनेस्टीज का स्थापना किसने किया और अंतिम शासक कौन कौन थे? ये क्वेश्चन लगातार आपसे बन सकता है। हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जो मौर्य वंश था उसकी स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने और अंतिम शासक थे बृहद्रथ। इसके बाद देखते हैं शुंग वंश को। तो शुंग वंश की स्थापना मौर्य के बाद हुई और इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और इसके अंतिम शासक थे देवभूति। तो ध्यान रखेंगे, देवभूति इसके अंतिम शासक थे। ठीक है, उसके बाद आता है कर्ण वंश। कर्ण वंश जिसके की फाउंडर है वसुदेव कर्ण, जिन्होंने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। और उसके बाद अंतिम शासक है सुशर्मन। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोग दक्कन के क्षेत्र में देखते हैं सातवाहन वंश की स्थापना होती है, जिसके की संस्थापक थे सिमुक, और अंतिम जो शासक थे वो यज्ञश्री सतकर्णी। उसके बाद हमारा आता है कुषाण वंश, जिसके संस्थापक थे कुजुल कटफिसस, और अंतिम शासक थे वासुदेव। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं गुप्त वंश के बारे में, इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त और अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। तो इस तरीके से हम लोग को एक क्रोनोलॉजी तो याद रखना है कि किसके बाद कौन वंश आया, उसके संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक कौन थे। इससे लगातार क्वेश्चन आप लोगों के समय आप लोगों को दिख सकता है इससे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है 64वीं यूपीएससी में, देख लीजिए। Who was the king of Suvarnabhumi, who established a Buddhist monastery in Nalanda and requested Devpal through his messenger to donate 5 villages to its maintenance? सुवर्णभूमि को राजा का नाम क्या था जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान देने का अनुरोध अपने दूत के माध्यम से देवपाल से किया? ठीक है, इनका नाम था बालपुत्र देव। ठीक है, ये जावा के शासक थे सुवर्णभूमि और इनका नाम था, इन्होंने तो जावा के शासक थे बालपुत्र देव। उन्होंने क्या किया था, जो बालपुत्र देव जो शासक थे जावा के, उन्होंने जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने देवपाल से रिक्वेस्ट किया था कि हमको 5 गांव जो है वो डोनेट कीजिए, जिससे कि हम लोग बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाएंगे नालंदा में। बाद में वही नालंदा यूनिवर्सिटी का वहां पे नींव रखा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव किससे अनुरोध किया था? देवपाल से। देवपाल का नाम याद रखेंगे और 5 गांव जो है वो दिया गया था अनुदान में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए विच डिस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्रदामन? कौन सा अभिलेख रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताता है? बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये, इसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, जो गिरनार पर्वत में स्थित है। ठीक है, और ये पहला अभिलेख था जिसको कि फर्स्ट एवर अभिलेख रिटन इन फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन रिटन इन शास्त्रीय संस्कृत, पूरा का पूरा संस्कृत में
लिखा होने वाला ये पहला अभिलेख था। इस अभिलेख का इतिहास बहुत लंबा है और इस अभिलेख से लगातार क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देख लेते हैं इससे और क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं और इसमें इनके अलावा किन किन का और नाम है। तो जूनागढ़ जो रॉक इंस्क्रिप्शन है ये जूनागढ़ गुजरात में है, ठीक है, और गिरनार पर्वत पे है, ठीक है, गिरनार हिल्स ध्यान रखेंगे, गिरनार हिल्स पे ये है इंस्क्रिप्शन। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें 3 लोगों का नाम है, ठीक है। सबसे पहले इसमें रुद्रदामन का नाम आता है, ठीक है। इन्होंने अपना संस्कृत में इसमें इंस्क्रिप्शन लिखवाया, शक शासक से रुद्रदामन, जिसमें कि इन्होंने लिखवाया कि सुदर्शन लेक को हमने रिपेयर करवाया, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसके बाद अशोक का भी इसमें रॉक एडिट है यहाँ पे, इसमें धम्म के बारे में उन्होंने चर्चा करवाया। बाद में स्कंदगुप्त के बारे में भी इसमें चर्चा है। स्कंदगुप्त ने भी यहाँ पे अपने बारे में लिखवाया है कि हम प्रांतः जो गवर्नर था उसके फट सुदर्शन लेक को हम लोगों ने रिपेयर करवाया था। तो ध्यान देंगे कि रुद्रदमन जो है संस्कृत में लिखवाए थे, अशोक प्राकृत में, और ये फिर संस्कृत में लिखवाए थे। तो ध्यान देंगे कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन पे 3 आदमी का नाम है, रुद्रदमन का है, अशोक का है और स्कंदगुप्त का है। तीनों के तीनों का उस पर इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया है। अब बार बार हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सुदर्शन झील के बारे में चर्चा हो रही है, तो हम देख लेते हैं सुदर्शन झील क्या है, क्यों इतना फेमस है। तो देख लीजिए, सुदर्शन झील जो है काफी फेमस है और ये सबसे पहला इसके बारे में जिसका निर्माण जो है मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त नाम के एक जो वहां के जो शासक थे, उन्होंने सुदर्शन जो झील है और डैम बनवाया था, ठीक है, ताकि उस इलाके में इरिगेशन हो सके। और मौर्य काल में अशोक के समय तुषाप नाम के जो शासक थे वहां के, उन्होंने वहां पे फर्दर कैनाल मतलब जो नहर का निर्माण करवाया सुदर्शन झील में, ठीक है। अब देखिए रुद्रदामन के समय क्या हुआ, रुद्रदामन के समय वो जो था वो टूट गया था, उसके जो वॉल्स थे वो टूट गए थे, उसको रिपेयरिंग रुद्रदामन ने करवाया। इसको उन्होंने डिटेल में इसके बारे में लिखा है और वापस से ये चीज टूट गया स्कंदगुप्त के समय। स्कंदगुप्त ने वापस इसको चक्रपालिता जो वहां के शासक थे उनके द्वारा उसको रिपेयर करवाया। तो सुदर्शन झील के बारे में ध्यान रखना है, ये चीज किए। इसमें इसको बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय पुष्यगुप्त ने, फिर इसको इसमें नहर बनवाया था अशोक के समय तुषाप ने, और इसको रुद्रदमन ने रिपेयर करवाया। फिर बाद में स्कंदगुप्त के समय वहां के शासक चक्रपालिता ने इसको रिपेयर करवाया, ठीक है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में कि नाम तीनों का अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, और सुदर्शन झील में कितना 4 आदमी का नाम है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। अब देखिए सबसे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है गोल्ड कॉइन के बारे में कि इनमें से किसने सबसे पहले इंडिया में बड़े स्केल पे गोल्ड कॉइन्स को इशू किया, जारी किया था, बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विम कटफिशस, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स के बारे में किसने चर्चा की। सबसे पहले इंडो ग्रीक जो थे, जिसको इंडो बैक्ट्रियन भी कहते हैं, इंडो ग्रीक या इंडो बैक्ट्रियन शासक, सबसे पहले वो लोग भारत में गोल्ड सोने के सिक्के लेकर के आए, पर वो बहुत बड़े पैमाने पर लेकर नहीं आए थे, छोटे स्केल पर लेकर के आए थे। उसके बाद बड़े पैमाने पर उनको लेकर के आते हैं कुषाण वंश के शासक, ठीक है। तो सबसे पहला बार जो इंडिया में गोल्ड कॉइन आता है वो इंडो बैक्ट्रियन शासक लेकर के आते हैं, पहली बार इंडिया में गोल्ड कॉइन, ठीक है। लेकिन उसको बड़े पैमाने पर रेगुलरली जो है वो कुषाण वंश के शासकों ने उसको जारी करना शुरू किया, और कुषाण वंश में भी खास करके विम कटफिशस ने, किसने, विम कटफिशस ने। ध्यान देंगे कि इस वंश के संस्थापक थे कुजुल कटफिशस, लेकिन सोने के सिक्के को बड़े स्केल पे विम कटफिशस ने जारी किया था। उसके बाद और भी बड़े स्केल पे मतलब लगभग उसको रेगुलर कर दिया था गुप्त काल में। लेकिन ध्यान देना है कि कुषाण काल के बाद गुप्त काल तक उसकी क्वालिटी घट गई थी। तो इस समय सोने के सिक्कों की क्वालिटी काफी अच्छी थी, लेकिन गुप्त काल आते थे सोने के सिक्के की क्वालिटी काफी घट गई। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए एक और चीज ध्यान रखेंगे कि जो सातवाहन जो वंश के शासक थे वो उन्होंने लीड के सिक्के जारी किए थे, लीड और पोतीन के, ठीक है। इसको हम लोग सीसा कहते हैं, लीड या सीसा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस वंश ने, सातवाहन वंश ने लीड और पोतीन के सिक्के जारी किए थे। तो क्वेश्चन पूछा भी पेशी ने, किस वंश ने लीड के सिक्के जारी किए थे, उसका हो जाएगा आंसर सातवाहन वंश ने किए थे, ठीक है। तो हमारा आज का जो सेशन था वो मौर्य और पोस्ट मौर्य सेशन के बारे में था। हम लोग अगला लेक्चर में जो मिलेगी उसमें हम लोग गुप्ता और पोस्ट गुप्ता के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे।
ठीक है, धन्यवाद।